माय चैनल के साला आई होप आप सब ठीक होंगे. As you know that we are discussing the terminology of the courts, high courts, and yesterday we discussed some terms जो related थे, the terms which were related to the जो basics शुरू हो जाते हैं कोर्ट में, कैसे प्रोसेस शुरू होता है. We discussed all those terms, कैसे जज इन्वेस्टिगेट करता है या दिस नॉट दिस मैजिस्ट्रेट जो इंक्वायरी करता है, इन्वेस्टिगेट कौन करता है. लाइक वी सॉ दैट समन, अरेस्ट, डिटेंशन, दस्ती समन, वारंट, ये सब टर्म्स हमने कल देखी. आज हम कुछ और टर्म्स डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड होंगे किसके, ऑफेंसेस के. ऑफेंसेस क्या होता है, कोई क्राइम जो किया, किस क्राइम को कैसे डिफाइन किया, किस क्राइम को हम कैसे डिफाइन करते हैं. बट ये डिफाइन हम नहीं करते, इट्स एक्चुअली जो मैंने बताया था पहले भी, इंडियन पीनल कोड जो था, जो एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश बना था, 1860s की जो बात है, तब बन गया था इंडियन पीनल कोड. वही डिफाइन करता है क्राइम को, उनका पर्टिकुलर डेफिनेशन देता है, और उनकी कितनी सजा थी, किस क्राइम की कितनी सजा थी, वो कौन देता है, इंडियन पीनल कोड, जिसको हम आजकल कहते हैं भारतीय न्याय संहिता. जो मैंने आपको बताया है, जब हम आईपीसी डिस्कस किया, आई मेंशन द जो नया नाम है या जिसको रिप्लेस किया गया आईपीसी से, दैट वाज भारतीय न्याय संहिता. तो वही आईपीसी डिफाइन करता है कि इनको ऑफेंसेस को, कौन कौन से ऑफेंसेस है. अब हम बेसिक ऑफेंसेस तो डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, जैसे कि मर्डर है, किडनैपिंग है, रेप है, स्टेयरिंग है, या डिफरेंट चीजें हैं जो एज अ डिफेमेशन है. ये सब जानते हैं हम सब, इनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. बट कुछ ऐसे ऑफेंसेस जो हमने कभी सुने नहीं है, हम जानते हैं ऑफेंस क्या है, लेकिन उनका एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है जो कोर्ट्स में उनको नाम दिया गया है. तो वही टर्मिनोलॉजी हमें असल में जाननी है. We actually have to know these simple things in terms of the court, how court actually names these offenses. ठीक है, तो we'll write the terms related to offenses. Terms related to offenses. इसमें सबसे पहले जो टर्म होगी, that will be the term termed as abatement. अबेटमेंट क्या होता है? मान लो कि आई एम द कॉमनर, आई हैव अ फ्रेंड, ठीक है, मैं उसको एनकरेज कर रहा हूं, उसको कुछ एनकरेज ऐसा कर रहा हूं कि आप कुछ गलत करो, कुछ इलीगल करो. अगर मैं एनकरेज कर रहा हूं अपने ही दोस्त को, या मैं कभी हेल्प कर रहा हूं अपने फ्रेंड को इंटेंशनली ताकि वो गलत करे, ठीक है, दैट मीन्स मैं भी उस क्राइम का बराबर हिस्सेदार हूं, तो उसको कहते हैं अबेटमेंट. यानी कि कार्रवाई बस उस पे नहीं होगी जिसने क्राइम किया, कार्रवाई उस पे भी होगी जिसने एनकरेज किया उस क्राइम को करने के लिए, जिसने हेल्प किया इंटेंशनली ताकि वो कुछ गलत करे या इलीगल करे, तो उसे हम कहते हैं अबेटमेंट. तो मैं फिर से कह रहा हूं, इफ आई एम हेल्पिंग समवन इंटेंशनली ताकि वो गलत करे, चाहे मैं उसको एनकरेज कर रहा हूं या उसकी मदद कर रहा हूं, तो वो भी तो गुनहगार है ही, उसने भी क्या किया, उसने भी क्राइम किया, साथ साथ मैं भी एक क्रिमिनल हूं. और इस क्राइम को क्या कहते हैं, अबेटमेंट. जो मैंने किया ये सब, एनकरेज या हेल्प करना किसी की, उसको उसके गलत करने में उसका साथ देना या उसको एनकरेज करना. सो विल राइट इन दिस अबेटमेंट, इट इज द एक्ट ऑफ encouraging, it is the act of encouraging, conspiring, it is the act of encouraging, conspiring, or intentionally helping someone to do something wrong or illegal, to do something wrong or illegal. जो ये डेफिनेशंस मैं आपको बता रहा हूं अबेटमेंट क्या है, ये वही है भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से ये डेफिनेशंस बताई गई है. ऐसे जो सेकंड है, सेकंड विल बी अ टर्म सेडिशन. सेडिशन क्या होता है, ये एक ऐसा क्राइम है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ हम ऐसी फीलिंग्स अराइज करते हैं लोगों की कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, या ऐसी फीलिंग्स जो हम हेट्रेड क्रिएट करते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट. जैसे अभी फॉर एग्जांपल देयर इज अ गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी इन इंडिया. अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी को इंसाइट कर रहा हूं, मैं एक लोगों को उनका एक गैदरिंग को कुछ बता रहा हूं, उनको कुछ ऐसे कुछ हेट्रेड फीलिंग्स क्रिएट कर रहा हूं द करंट गवर्नमेंट के बारे में, दैट मीन्स मैं सेडिशन कर रहा हूं. इस क्राइम को जो मैं गलत कर रहा हूं, ये क्रिमिनल एक्ट कर रहा हूं, इसी को हम कहते हैं सेडिशन. जब आप सरकार के खिलाफ नफरत फैलाते हो लोगों में और फिर वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दिस एक्ट इज टर्म्ड एज सेडिशन. ये आप जानबूझ के करते हो, इसी को बोलते हैं सेडिशन अकॉर्डिंग टू दी दैट जो आईपीसी ने डिफाइन किया था इसको. तो विल राइट इन दिस सेडिशन, इट इज अ क्राइम that involves the act of inciting, inciting feelings of hatred
against the government, against the government. एक और टर्म है दैट इज राइटिंग. आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा या न्यूज चैनल्स पे आप देखते हो राइट्स कहीं पे हो गए, लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं जानते राइट्स होते क्या है. हम बस पढ़ते हैं, वी इग्नोर दीज टर्म्स. हम समझते कुछ हालात खराब हो गए, दैट इज राइट. राइट क्या होता है? जब एक अनलॉफुल असेंबली हो, यानी कि झुंड एक मिले, लोगों का झुंड हो, अनलॉफुली वो मिले और वहां पे वो पत्थरबाजी कर रहे हो, फोर्सफुल ऐसा कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से वो अपना गोल अचीव करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है J&K में या पूरे इंडिया में, ऐसा सीन है. मान लो अभी झुंड ऑफ 200 यूथ वो इकट्ठा हो गया फिर वो अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रहे हैं प्रोटेस्ट में ताकि वो अपने गोल को मनवाए, यानी कि वो गवर्नमेंट के सामने कुछ डिमांड्स रखेंगे. जैसे अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो रिजर्वेशन में बहुत हल्ला मच गया था इन J&K, तो उसमें मान लो वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो अनलॉफुली कुछ करेंगे अपने डिमांड्स को मनवाने के लिए सरकार से, उस चीज को हम कहेंगे राइटिंग. तो यहाँ पे क्या है कि जब वायलेंस यूज कर रहा है एक अनलॉफुल असेंबली, यानी कि वो जो अनलॉफुल है वो वायलेंस यूज कर रहे हैं अपने गोल्स को मनवाने के लिए, उस चीज को हम कहते हैं राइटिंग. ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे it is an unlawful assembly, it is an unlawful assembly which uses force or violence, it is an unlawful assembly which uses force or violence, which uses force or violence to achieve its common goal. To achieve its common goal. ऐसे एक और टर्म है, द टर्म इज एफ्रे. देखो एफ्रे के अंदर मैं आपको बताऊंगा वो आप जानते हो, पर आपको ये नहीं पता कि उस चीज को एफ्रे कहते हैं. अगर सोसाइटी में या बाहर पब्लिक प्लेस पे दो लोग लड़ रहे आपस में, बहुत गंदी तरीके से लड़ रहे, उसकी वजह से पीस डिस्टर्ब हो गया समाज का बाहर एट अ पब्लिक प्लेस, या लोग डर गए उस लड़ाई से, यानी कि उन दोनों का जो क्राइम है उससे हम कहते हैं एफ्रे. यानी कि आपस में वो लड़ रहे हैं जिसमें फाइट हो रही है दो लोगों के बीच में, जिसकी वजह से जो पब्लिक प्लेस का पीस था वो डिस्टर्ब हो गया और लोग वहां पे डर गए उस लड़ाई से. इस क्राइम को कहते हैं एफ्रे, यानी कि दोनों का क्राइम है. इसमें बाद में देखा जाएगा क्यों, कौन किसको पीट रहा था, क्यों लड़ रहे थे आपस में. पहले इन दोनों की वजह से जो पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो गया या लोग जो डर गए, बच्चे जो डर गए, इस क्राइम को कहते हैं एफ्रे. यानी कि दोनों ने किया है. डजंट डिपेंड कि लड़ाई में सही कौन था गलत कौन था, लेकिन आपकी लड़ाई करने की वजह से जो लोग डर गए, इस क्राइम को कहते हैं एफ्रे. सो विल मेंशन इनटू दिस, इट इज अ पब्लिक ऑर्डर, इट इज अ पब्लिक ऑर्डर offense, it is a public order offense that involves a fight between two or more people, fight between two or more people in a public place, that disturbs the peace, and frightens people, इसके बाद नेक्स्ट जो ऑफेंस है दैट विल बी हार्बर. हार्बर क्या होता है? आपने जनरली इंग्लिश में सुना होगा, हार्बर हो गया किसी को जगह देना, किसी को पनाह देना, दैट इज हार्बर. लेकिन ऑफेंस कब माना जाएगा हार्बर को? अगर आप किसी क्रिमिनल को छुपा रहे हो, आपने उसको जगह दी है, आप उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हो, उसको असिस्ट कर रहे हो छुपने में, उसको पुलिस ढूंढ रही है, किसी ऑफेंसिव दिस पर्सन को जिसने क्राइम किया उसको पुलिस ढूंढ रही है और वो छुपा है, और आपने उसकी मदद की छुपने में, आपने उसको घर अपना दिया, आपने उसको असिस्ट किया छुपने में, किसी जगह पे छुपाया, आपकी वजह से वो छुपाया कहीं पे, तो दैट मींस आप उस क्रिमिनल को क्या कर रहे हो? हार्बर. आप भी इसमें क्रिमिनल हो जो आप उसकी मदद कर रहे हो छुपने में. इतना ही नहीं, अगर आप
किसी ऐसे इंसान को जिसको पुलिस ढूंढ रही है, उसको फूड सप्लाई कर रहे हो, उसको ड्रिंक सप्लाई कर रहे हो, उसको पैसा दे रहे हो, या कोई भी आइटम दे रहे हो जिससे उसकी मदद हो रही है छुपने में पुलिस से, जो कैप्चर करने वाली है पुलिस, इस क्राइम को कहते हैं हार्बर। यानी कि जो ये छुपाने वाला है, जो मनी सप्लाई करने वाला है, जो फूड सप्लाई करने वाला है, जो पानी पिलाने वाला भी है, तो उसको हम बोलेंगे उसने कौन सा ऑफेंस किया, दैट विल बी दी हार्बर। तो उसको भी सजा मिलेगी इस चीज की, अगर कोई ऐसा चीज करता है, उसी को हम बोलते हैं द क्राइम ऑफ हार्बर। तो आप लिखेंगे इसमें, इट मीन्स टू प्रोवाइड शेल्टर, इट मीन्स टू प्रोवाइड शेल्टर और असिस्टेंस, it means to provide shelter or assistance to someone to evade capture, to someone to evade capture. Next part आप इसी में लिखेंगे, it also includes supplying food, drinks, it also includes supplying food, drinks, money, drink, money, or other items to the same person. To the same person. नेक्स्ट टर्म इज कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड ये क्या होता है? अगर आप कभी कुछ ऐसा करते हो, इंटेंशनली कुछ ऐसा कर रहे हो, अपने मतलब जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसा जाल बिछाते हो, आपको पता है कि जो पर्सन इसमें गिर जाएगा उसकी डेथ होनी है, यानी कि आप कुछ ऐसा इनडायरेक्टली आप किसी को मारना चाहते हो, आप डायरेक्टली नहीं कर रहे हो, इनडायरेक्टली कर रहे हो, उसको हम कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड। जानबूझ के अगर आप कुछ बॉडीली हार्म पहुंचा रहे हो किसी को, जिससे आपको पता है कि इस हार्म से इसकी डेथ होनी ही होनी है, तो उसको हम बोलते हैं कल्पेबल होमिसाइड। फॉर एग्जांपल, इफ आई विल मेंशन एग्जांपल, आपने एक गड्ढा खोदा, पिट, ठीक है, आपने इसको ऊपर ढका स्टिक से या लीव से, इसको ढका, यहां से कोई पर्सन आ रहा है, यू वांट दैट, इसको आपको मारने का मन है, आप इंटेंशनली चाहते हो ये मर जाए, ये पर्सन आया और इसमें गिर गया, इसने नहीं देखा, ये आपने बिछाया हुआ था वहां पे, ये इसमें गिर के मर गया। ऐसे क्राइम को अगर आप ऐसे किसी को मार रहे हो, एक तो आपके पास एक तरीका, आप सीधे मर्डर करो इसका, सीधे चाकू कुछ भी गोली मार लो, वो डायरेक्ट मर्डर है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो, उसकी बॉडी को हार्म पहुंचा रहे हो बचने के लिए, कि ये तो गड्ढा था वहां पे, और अगर पकड़े गए आपने की है ये हरकत, इससे इसकी डेथ होने वाली थी, इसको बोलते हैं कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, तो ऐसे जो क्राइम्स है इनके लिए भी सजा बहुत ही कंसिडर्ड क्रिमिनल एक्ट है ये, किसी को ऐसे मारना, इंटेंशनली कुछ ऐसे करना जिससे लाइकली आपको पता है कि इससे डेथ होनी ही होनी है इसकी, तो वो चीजें हरकतें करना, दैट इज टर्म्ड एज कल्पेबल होमिसाइड। तो यू राइट इन दिस, इट इज अ कैटेगरी ऑफ ऑफेंस, it is a category of offense which occurs when someone causes death, which occurs when someone causes death by intentionally causing bodily harm, or by knowing that their actions are likely to cause death, or by knowing that their actions are likely to cause death. तो एग्जाम्पल में आप ये लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, laying sticks over a pit, and knowing that someone is likely to fall in it and die. Someone is likely to fall in it and die. अब यहां पे एक सवाल मेरे दिमाग में आया, दैट मान लो कभी आप पे कोई हमला कर रहा है, अब आपने सेल्फ डिफेंस में कुछ ऐसा किया, आपको पता है आप एक पर्सन हो, आप जानते हो ये आपको मारने आ रहा है, यू क्लियरली नो अगर ये मुझ तक पहुंच गया, ही विल कमिट द मर्डर, ये मुझे मारेगा। तो इस केस में अगर आप ऐसा करते हो, क्या ये कल्पेबल होमिसाइड होगा? नहीं। सेल्फ डिफेंस में अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा, आपने खुद को बचाया, इससे जो आपका मर्डर करने आ रहा है, इस केस में कल्पेबल होमिसाइड नहीं माना जाएगा। ऐसे ही द नेक्स्ट टर्म विल बी
वोवेरिज्म, वोयरिज्म। वोयरिज्म क्या होता है? आपने बहुत सोशल मीडिया पे देखा होगा कि डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स में या डिफरेंट स्टोर्स में लोगों ने कैमरा लगाया होता है चेंजिंग रूम में। उसी शॉपकीपर ने या जो वहां पे काम कर रहे होते हैं मॉल्स में जानबूझ के कैमरा छुपाया होता है चेंजिंग रूम में, ताकि जब गर्ल्स चेंज कर रही हो ड्रेसेस फॉर दैट बाइंग द ड्रेसेस तो उनको वो देख ले। वो ऑफेंस होता है, वो एक क्राइम है। इसी क्राइम को कहते हैं वोवेरिज्म। या किसी प्राइवेट रूम में कहीं पे कोई है और आपने वहां कैमरा इंस्टॉल किया गया है वहां पे देखने के लिए, आप अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को, अपने आप को सेटिस्फाई करते हो किसी को चुपके से देखने से, उसके यू कैन से दैट उसके दिस विदाउट डियर दिस अगर उन्होंने आपको इजाजत नहीं दिया या वो चीज वो जानते नहीं है इस बारे में कि मुझे देखा जा रहा है चोरी चुपके से और कोई अपनी सेक्सुअल जो एक्टिविटी है वो सेटिस्फाई कर रहा है, इस चीज को कहते हैं वोवेरिज्म। इसमें ऐसा भी है अगर मान लो दो लोग इन्वॉल्व इनटू द सेक्सुअल एक्टिविटी, तीसरा उनकी वीडियो शूटिंग कर रहा है या तीसरा उनको चुपके से देख रहा है और अपनी सेक्सुअल जो एक्टिविटी को सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे क्राइम को बोलते हैं वोयरिज्म। मैं फिर से कह रहा हूं, ये मान लो कि ऐसा है कि अगर कोई किसी को ऑब्जर्व कर रहा है, कोई दो लोग अपनी प्राइवेट स्पेस में है, तीसरा देख रहा है, ये क्राइम है। या कहीं चेंजिंग रूम में कोई कैमरा इंस्टॉल किया गया है, फिर उनको देखा जा रहा है उस कैमरा से, दैट इज ऑल्सो द वोयरिज्म। या कोई भी कहीं पे भी अपने प्राइवेट रूम में उस रूम में कैमरा लगा के फिर उनको ऑब्जर्व करना, दैट इज ऑल्सो द क्राइम ऑफ वोयरिज्म। तो ऐसा क्राइम है, ये फिर से वही आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता बोलो, ये डिफाइन करते हैं वोयरिज्म को। यू विल राइट इन दिस, इट इज द एक्ट ऑफ गेनिंग, it is the act of gaining sexual gratification by observing someone in a private or intimate situation, without their consent. Next you will write, इसी में this can involve watching someone, undressing, watching someone undressing, comma, using the restroom, or engaging in sexual activity. इसके बाद नेक्स्ट ऑफेंस विल बी फॉर्जरी। ये भी आपने काफी बार सुना होगा, लेकिन एक्चुअली पता नहीं है कि फॉर्जरी होती क्या है। हम कहते हैं कि क्रिमिनल एक्ट ऑफ फॉर्जरी किसी ने की है, बट व्हाट इज फॉर्जरी? मान लो कि कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है या किसी भी ऑफिस का, मान लो तहसीलदार ऑफिस का है, आपने यहां पे सिग्नेचर करना होता है तहसीलदार को, आपने यहां पे खुद से कॉपी सिग्नेचर किया, खुद से आप सिग्नेचर कर रहे हो तहसीलदार के बदले, यानी कि कल को जब पकड़ेंगे इस डॉक्यूमेंट के बदले किसको पकड़ेंगे? तहसीलदार को। और अगर ये पाया गया कि आपने साइन खुद किया है, इनको डिफ्रॉड, यू कैन से दैट इन पे फ्रॉड चार्ज चढ़ाने के लिए, उस एक्ट को कहेंगे हम फॉर्जरी। मैं फिर से कह रहा हूं, इसका मतलब होता है क्रिएट करना या अल्टर करना किसी के सिग्नेचर्स को, किसी के रिकॉर्ड्स को, ताकि उसके साथ क्या करे, उसके साथ दैट इंटेंट आपका हो कि इसको एज अ फ्रॉड करार दिया जाए, ये फंस जाए किसी में। जैसे तहसीलदार के खिलाफ अगर कोई ऐसा करेगा, तहसीलदार को फंसाने के लिए, दैट विल बी द एक्ट ऑफ फॉर्जरी। सो विल मेंशन इनटू दिस, इट इज एन एक्ट ऑफ क्रिएटिंग, altering or imitating a document or signature with the intent to defraud someone. अब इसमें जरूरी है सिग्नेचर ही, किसी ने कोई डॉक्यूमेंट ही ऐसा लाया, फेक डॉक्यूमेंट किसी अथॉरिटी के नाम का, तो वो भी फॉर्जरी ही होगा।
तो ऐसा कुछ होता है तो दैट इज टर्म्ड एज फॉर्जरी। तो मैंने आपको अभी तक 8 टर्म्स बताई जो टर्म्स रिलेटेड ऑफेंसेस है। बाकी जितने भी ऑफेंसेस है वो आप जानते हो, मैं फिर से कह रहा हूं वही मर्डर, रेप, किडनैपिंग, डेफेमेशन, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद भी जानते हो ये सब क्या है। ये सब वो ऑफेंसेस है जो आप हर रोज देखते हो होते हुए, या आप जानते हो इनका मतलब क्या है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो हमें कंफ्यूज कर सकते थे, या यू कैन से दैट which वर एक्चुअली टफ टू अंडरस्टैंड। So that is why I this brought 8 terms among the offenses जो legal terminology में उनके कुछ different नाम होते हैं। So these were the terms related to the offenses। अब कुछ और terms है, terms related to ongoing cases। cases and awards or sentences you can say। अवार्ड्स और सेंटेंस यानी कि जो ऑनगोइंग केसेस चल रहे हैं कोर्ट में उसके लिए कुछ टर्म्स कभी यूज होती है, या कभी अवार्ड, कुछ कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया तो वहां भी कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज होती है कोर्ट्स की। तो यही हम ऑनगोइंग केसेस के बारे में टर्मिनोलॉजी देखेंगे। और अवार्ड जो कोर्ट जजमेंट देता है वहां भी कुछ ऐसे टर्म्स है जो आपकी समझ से बाहर है, लेकिन है उसमें वही जो आप जानते हो, मटेरियल उसका आप जानते हो, लेकिन जो नाम दिया गया एक पर्टिकुलर वर्ड वो हमारी समझ से बाहर होता है, वो हमने कभी सुना नहीं होता। तो वही हम यहां पर जानेंगे इनके रिलेटेड कौन सी टर्म्स है। तो फर्स्ट विल बी रेस सबजुडिस। अब देखो हम सब जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कोर्ट में केस चल रहा है, मान लो आपने हाई कोर्ट में केस किया हुआ है, केस चल रहा है वहां पे, क्या आप इस सेम केस को किसी या सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हो या किसी और हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेके जा सकते हो? नहीं। जब तक हाई कोर्ट इसमें फैसला नहीं सुनाएगी तब तक ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। हाँ, अगर आप फिर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, आप उस फैसले से सहमति नहीं रख रहे हो, देन यू कैन फाइल द सेम केस इनटू द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब तक ये एक कोर्ट में है तब तक बाकी कोर्ट्स का कोई हक नहीं है इस केस को सुनने का। दे डोंट हैव राइट टू हियर दिस केस। उसी टर्म को कहते हैं। अब देखो ये हम जानते हैं, मान लो कोई केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, अभी उस पर कोई जजमेंट आई नहीं, हम उस सेम केस को हाई कोर्ट में नहीं फाइल कर सकते दूसरी जगह पे, क्योंकि वो चल ही रहा है, अभी वो अंडर जजमेंट ही है या अंडर ए जज ही है। जब तक वहां से नहीं निकलेगा फिर वो फैसला नहीं सुनाएंगे, अगर हम उस फैसले से सहमति नहीं रखेंगे तब जाके हम हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। अदरवाइज जब तक वहां केस चल रहा है तब तक इस केस को कोई और नहीं सुन सकता है। यानी कि एक ही केस को मल्टीपल कोर्ट्स नहीं सुन सकते, उसी को बोलते हैं रेस सबजुडिस। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है अंडर जजमेंट। इट इज द लैटिन स्टेटमेंट। You like this? It is a Latin phrase. It is a Latin phrase meaning under judgment. Meaning under judgment or under a judge. Meaning under judgment, inverted commas में रखेंगे, और under a judge or under a judge. Next लिखिए इसमें, it is a legal principle. It is a legal principle that prevents the same case from being tried tried मतलब कि कहीं और नहीं सुना जा सकता है, from being tried in multiple courts at the same time। इसका एक और नाम भी है, it's also termed as स्टे ऑफ सूट। सूट मतलब केस करना होता है, दैट मीन स्टे ऑफ सूट। आप कहीं और केस नहीं कर सकते हो सेम केस पे, अगर ये चल रहा है कोर्ट में वहीं पे, तब तक स्टे है इस पे जब तक वो कोर्ट फैसला नहीं सुनाती है इस केस पे। तो विल राइट दिस, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टे ऑफ सूट। इट्स ऑल्सो नोन एज स्टे ऑफ सूट। नेक्स्ट टर्म जो है इसे कहते हैं कैबिट। ये आप बहुत सुनोगे कोर्ट्स में, व्हेन यू विल बी एट द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, तो ये आप अक्सर सुनोगे, हर रोज कोर्ट में आप सुनोगे ये टर्म। द टर्म इज कैबिट। ये क्या है? दैट तो ये एक फॉर्मल नोटिस है जो एक कोर्ट को दिया जाता है, जुडिशियल ऑफिसर को दिया जाता है, दैट अब देखो आई विल मेंशन इट इन एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, 2 people are there,
पर्सन ए इज देयर, पर्सन बी इज देयर, इनके आपस में केस चल रहा है। मान लो कोई भी केस है, जमीन का मसला है, इसने इसकी जमीन छीनी है, तो इसने केस किया कि इसने मेरी जमीन छीन ली। अब इनकी तारीख पे तारीख वही सुनवाइयां होती रहती है। मान लो अगर आज इफ देयर इज डेट ऑफ 8 मार्च, इनकी मान लो तारीख अब कोर्ट ने रखी है केस की 10th मार्च। 10th मार्च को दोनों कहां पहुंचेंगे? कोर्ट पहुंचेंगे। अब 10वीं मार्च को ए तो पहुंच गया, ठीक है, या बी पहुंच गया, क्योंकि बी ने जमीन, बी बोल रहा है मेरी जमीन है, ए बोल रहा है मेरी जमीन है। ए एब्सेंट है, ए नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ए जो है वो टाइम मांग रहा है और थोड़ा सा, ताकि मैं एविडेंसेस कलेक्ट करूं। इनके शॉर्ट में एब्सेंट है उस दिन, ये 10 मार्च को क्या है? एब्सेंट है। तो इसका वकील कैविट देगा कोर्ट को, ये डॉक्यूमेंट जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये देगा कोर्ट को। ये बोलेगा कि आज मेरा क्लाइंट जो है वो एब्सेंट है, उसको कुछ और दिन चाहिए एविडेंसेस कलेक्ट करने में, तो उसी को हम बोलते हैं कैविट। ये अक्सर होता है जब भी केस लगते हैं कोर्ट में, एक पार्टी एब्सेंट होती है, दोनों में से कोई एक पार्टी, अगर कोई एक आया है दूसरी एब्सेंट है, उसका वकील क्या कैविट फिल करता है कोर्ट में कि मेरी जो पार्टी है वो कुछ और टाइम मांग रही है, कुछ और दिन मांग रही है, ताकि वो एविडेंसेस कलेक्ट करे या लीगल एडवाइस जो है उसको और चाहिए ताकि वो सही से इस पे काम कर पाए, इस केस पे। तो इसीलिए एक कैविट जो है, आप शॉर्ट में समझो एब्सेंट रहने की ये यू कैन से एक रेमेडी है, कैविट फिल करना। ये इसका वकील फिल करेगा कि मेरे क्लाइंट को कुछ और दिन चाहिए फॉर द एविडेंस, ठीक है। तो ये अक्सर कोर्ट में होता है, क्योंकि अगर दिन में 10 केस लगे, मुझे लगता है 4-5 पे कैविट लग जाता है, यानी कि उसमें से एक पार्टी एब्सेंट होती है। अब मान लो ये एक पार्टी ये कहीं गई है, बाहर कहीं घूमने गए हैं या कुछ जरूरी काम पड़ गया, उस दिन ये आता नहीं है, तो इसका वकील सीधे कैविट फिल करता है कि मेरा आया नहीं है क्लाइंट, तो जैसा, या वकील भी अगर नहीं है तो ये कैविट फिल करते हैं, तो कोर्ट इनको फिर नेक्स्ट हियरिंग डेट देता है। दैट इज द डॉक्यूमेंट ऑफ कैविट। तो यू विल राइट इन दिस, इट इज अ फॉर्मल नोटिस टू अ कोर्ट और जुडिशियल ऑफिसर. It is a formal notice to a court or judicial officer that a proceeding should be suspended, that a proceeding, P-R-O-C-E-E-D-I-N-G, proceeding should be suspended until a party can be heard. Until a party can be heard. Next, looking up, the purpose of a caveat is to give, the purpose of a caveat is to give the party time to get, is to give the party time to get legal advice or evidence, to get legal advice or evidence. To get legal advice or evidence. So these were the 10 terms for today. 10 terms मैंने कल भी डिस्कस की थी, आज मैंने और 10 की. तो on Monday I will discuss more 15 terms with you, and up to 12th will be the last lecture of this lecture series. As I mentioned yesterday कि 12वीं जो दिस 12th को जो लेक्चर होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इन टर्म्स ऑफ द करंट सिनेरियो, कोर्ट्स में क्या चल रहा है, चाहे वो ई कोर्ट्स हो, लोक अदालत हो, मैं बार बार कह रहा हूँ वो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट्स इनटू द जुडिशरी. थैंक यू फॉर टुडे. मिलते हैं आपसे इन नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर.